16, 17 एंड 18। बच्चों 15 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन। ठीक है, वी यूज्ड टू कॉल्ड ग्रुप 15 लाइट आ रही है। क्या बेटा? लाइट आ रही है बोर्ड पर ज्यादा। लाइट आ रही है, चलो हाँ। 1 मिनट देखिए थोड़ा सा इसको अभी देखो साक्षी, जैसे ओके मैम क्लियरली नहीं है, क्लियर नहीं दिख रहा है। तो या मैं चौक दूसरा यूज करूं? मयंक नहीं क्लियर हो रहा है क्या मयंक? हाँ मैम, नहीं लाइट दिख रहा है। रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्ट हो रही है, मैम व्हाइट बोर्ड कर लो ना। व्हाइट बोर्ड कर लेती हूँ। ओके दिमाग का सुना आगे रखा, आगे रखा हुआ बेटा। हाँ, तो ग्रुप 15 को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन। ग्रुप 16 को क्या बोलते हैं? चैल्कोजन। बाकी कौन ग्रुप 15 ग्लाइकोजन? मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। एक मिनट। मैम हाँ, अब बोलो। यस मैम नाउ सूर्यांशी का मैसेज आया है, वो वेटिंग रूम में है, तो आप हाँ एडमिटेड ऑल। ठीक है भाई, मैंने एडमिट कर लिया है सूर्यांशी को। अब बेटर है क्या? देखो साक्षी। हाँ मैम अब क्लियर है। ठीक है, चलो लेट अस टॉक अबाउट ग्रुप 15, 16, 17 एंड 18, है ना? 15 को हम क्या बोलते हैं? निकोजन, बिकॉज ऑफ देयर ऑफेंसिव स्मेल। ठीक है, ग्रुप 16 को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मैम ठीक है। चैल्कोजन। ठीक है, 17 को हम क्या बोलते हैं? हैलोजन। और ग्रुप 18 को हम क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस। ठीक है, निकोजन्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ देयर ऑफेंसिव स्मेल। ठीक है, चैल्कोजन्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर ओर फॉर्मिंग एलिमेंट। ठीक है, हैलोजन्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट। प्लीज एक एक लाइन मेरे साथ लिखते जाओ आप लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं कवर कर रही हूँ। निकोजन्स, चैल्कोजन्स, हैलोजन्स, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस बाय बिकॉज दे आर नॉट रिएक्टिव। हैलोजन्स बाय, हैलोजन्स जेंस मतलब क्या होता है? जेन मतलब क्या होता है? जनरेट मतलब सॉल्ट फॉर्मिंग, है ना, सॉल्ट बनाने वाले, सॉल्ट फॉर्मिंग। चैल्कोजन्स ओर फॉर्मिंग एलिमेंट एंड निकोजन्स व्हिच इज हैविंग वेरी ऑफेंसिव और पॉइजनस स्मेल। इज इट ओके? एवरीथिंग इज क्लियर? यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख लेंगे। NH2NP3, NH2NP4, प्लीज कीप ऑन राइटिंग अलोंग विथ मी। NH2NP5 एंड NH2NP6। इज इट ओके? ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं। मैम एक मिनट। हाँ, now let us talk about the different elements, children. When we move from top to bottom, I'm talking about the atomic radii. जब हम एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं सारे ग्रुप्स में, है ना, तो जब हम ग्रुप की अलग अलग बात करें, मैं अब कर रही हूँ। सपोज इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ ग्रुप 15, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम, पोलोनियम। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। ठीक है, और हीलियम, नियॉन, अर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। बहुत ध्यान से सुनो, जब मैं नाइट्रोजन से फास्फोरस पे जा रही हूँ, या मैं ऑक्सीजन से सल्फर पे जा रही हूँ, या मैं फ्लोरीन से क्लोरीन पे जा रही हूँ, तो व्हाट आई एम फाइंडिंग अ ड्रास्टिक इंक्रीमेंट इन द साइज। जब मैं सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड में आ रही हूँ, तो मैं ये देख रही हूँ कि बहुत तेजी से
जो रेडियाई है वो बढ़ा हुआ है, लेकिन आफ्टर फॉस्फोरस टू आर्सेनिक और फ्रॉम सल्फर टू सेलेनियम और फ्रॉम क्लोरीन टू ब्रोमीन, है ना, या नियॉन से आर्गन में क्या देख रही हूँ कि जितना इंक्रीमेंट होना चाहिए उतना इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है बाय ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एस इलेक्ट्रॉन, है ना, क्योंकि हम देखते हैं कि आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, आर्गन में किसने एंट्री मार दी है, डी ब्लॉक ने एंट्री मार दी है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ने एंट्री मार दी है, व्हिच आर द पुअर स्क्रीनर्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट, है ना, द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज compensate the screening effect of d electron and therefore radii increases, radii increase होता है but not as much it should increase, है ना, उतना नहीं होता जितना इंक्रीज होना चाहिए। गॉट इट? कोई डाउट यहाँ पर? आगे बढ़ जाऊं? Yes, ma'am. गुड। लेट अस टॉक अबाउट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं बच्चों, तो अब देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। साक्षी has asked me the doubt, मैम व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है द एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, है ना, वो एनर्जी जो किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यूज की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? वी यूज्ड टू कॉल इट एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, राइट चिल्ड्रन? अब क्यों एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए? क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन दे आर टाइटली बाउंडेड बाय द न्यूक्लियस, है ना, वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड है। तो अगर हम उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना है तो वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी। तो हम जब एनर्जी सप्लाई करेंगे तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को टूटेगा, और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे, उतनी ज्यादा हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी उस एटम में से उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमें पता है रेडियाई छोटा होता जाता है। तो क्योंकि रेडियाई छोटा होता जाता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। जब मैं टॉप टू बॉटम आती हूँ तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए बिकॉज रेडियाई बढ़ता है, ठीक है। तो बिल्कुल यही होता है हमेशा, लेकिन यहाँ पर एक आपको एक्सेप्शन याद करना है बच्चों, वो ये है कि जब हम नाइट्रोजन से फास्फोरस पे जा रहे हैं, दैट इज फ्रॉम ग्रुप 15 टू ग्रुप 16, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमें पता है कि साइज का डिक्रीमेंट होता है, रेडियाई का छोटा होता जाता है ना। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। बट आप यहाँ पर एक्सेप्शन ये है कि जो ग्रुप 15 के एलिमेंट है उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 16 के एलिमेंट से ज्यादा होती है, ये एक्सेप्शन है। मतलब ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन से कम होगी, या हम कह सकते हैं नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होगी, या फास्फोरस की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सल्फर से ज्यादा होगी। उसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप 15। क्या बात समझ में आ गई? तो देखिए कहीं भी कोई यहाँ पर आपको एक्सेप्शन नहीं मिलेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी में। हम सब जानते हैं अच्छे से कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियाई छोटा होता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो रेडियाई बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है, जब हम 15 से 16 पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर रेडियाई कम होने के बावजूद भी यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है बच्चों? कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? बिकॉज ऑफ द हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप 15। गॉट इट? सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ जाऊं मैं? Yes, मैम ठीक है, यस मैम वो पीरियड में एक और जगह होती है ना कम, मतलब 2 एक्सेप्शन होते हैं ना? आयोनाइजेशन एंथैल्पी में साक्षी हाँ एक मैम। और कौन सा एक्सेप्शन होता है बेटा? आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी में बोरोन का कंफ्यूज बताए थे, क्या? शायद आप बोरोन का बताए थे। बोरोन का बताई थी, लेकिन बेटा बोरोन अभी हमारे सिलेबस में नहीं है ना साक्षी। एक पीरियड में मतलब 2 एक्सेप्शन होते हैं ना, मैं ये बोल रही हूँ। हाँ बेटा, मतलब लाइक, लेकिन हमें भी जो पढ़ना है हम उसी को देखेंगे ना साक्षी। अभी हम और कुछ नहीं देखेंगे। अभी जो एनसीईआरटी में जो है परसों एग्जाम में आने वाला है सब उसको देखो बेटा आप, ठीक है। चलिए, हाँ तो लेट अस टॉक अबाउट द मेटालिक कैरेक्टर। अगर मैं बात करती हूँ मेटालिक कैरेक्टर की, तो मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाने में इंक्रीज होता है ना, क्योंकि साइज बढ़ता है तो एटम के लिए बहुत ही आसानी से उसको इलेक्ट्रॉन वो लूज कर सकता है। तो मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ता है, ये ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट द डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है बच्चों? एटॉमिक मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि ऊपर से जाने में एटॉमिक मास बढ़ता है तो डेंसिटी भी बढ़ेगी ना। आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो कि मैम वॉल्यूम भी तो बढ़ता है। ऑफ कोर्स आप सही बोल रहे हो, वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन ज्यादा कौन बढ़ता है? ज्यादा मास बढ़ता है। तो मास जो है वो वॉल्यूम को क्या करता है? डोमिनेट कर जाता है। तो मतलब
टॉप टू बॉटम जाने से क्योंकि एटॉमिक मास बढ़ता है तो डेंसिटी हर ग्रुप में ऊपर से जाने में बढ़ेगी। क्या बात समझ में आ गई? इज इट ओके? आगे बढ़ जाऊं? याद रखिए मेटालिक करेक्टर ऊपर से जाने में बढ़ रहा है, डेंसिटी ऊपर से जाने में बढ़ रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करती हूँ तो वो ऊपर से नीचे जाने में कम होती जाती है। चिल्ड्रन प्लीज कीप ऑन राइटिंग ईच एंड एवरी पॉइंट व्हाट आई एम आस्किंग यू प्लीज। अगर आप चाहते हैं मैं रिपीट करूं तो आस्क मी टू रिपीट, है ना? तो मैंने फिर बोल रही हूँ, मेटालिक करेक्टर बढ़ता है ऊपर से जाने में, डेंसिटी बढ़ती है ऊपर से नीचे जाने में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम क्यों होती है? जितना साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी, है ना? तो हम देखते हैं जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। गॉट इट? नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। किसी को कुछ रिपीट तो नहीं करवाना अभी? लिख लिए सारे पॉइंट्स? लेट अस टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यस, एनीबॉडी वांट टू से एनीथिंग? विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी चिल्ड्रन, ठीक है? चलो लेट अस टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो ऐसे समझो, इलेक्ट्रॉन की गेन होने पे जो एंथैल्पी मतलब जो एनर्जी रिलीज होती है ना, whenever an electron is added in the atom at that time the energy gets released, है ना, just because of the attraction of that electron by the nucleus, है ना? जब भी अट्रैक्शन होता है केमिस्ट्री में तो एनर्जी हमेशा रिलीज होती है बच्चों। तो जब किसी कोई भी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है। अब बात यह होती है कि एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होगी। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब लाइक एनर्जी कम रिलीज होती है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होगी, ठीक है? बट इट इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज एनर्जी रिलीज का साइन कन्वेंशन हमेशा नेगेटिव होता है ना? चलो तो अब देखो हमें पता है कि हाँ बेटा मैम प्लीज एक और बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, जब भी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन गेन होता है उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है बेटा उसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा करते हैं। गॉट इट? तो हमें पता है कि जितना छोटा एटम होगा ना, न्यूक्लियस का डिस्टेंस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन से उतना कम होगा, और जितना इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का डिस्टेंस कम होगा उतनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन उस एटम में ऐड हो जाएगा। तो क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने से साइज बढ़ता है ना, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का डिस्टेंस है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का डिस्टेंस है वो ऊपर से जाने में बढ़ेगा क्योंकि साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है तो क्या होगा? डिस्टेंस न्यूक्लियस का इससे बढ़ जाएगा, राइट? जितना साइज बढ़ेगा उतना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और इसलिए उतनी एनर्जी जो है वो कम रिलीज होगी ऊपर से जाने में। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ऊपर से जाने में क्योंकि साइज बढ़ता है तो डिस्टेंस जो होता है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का वो बढ़ता जाता है, तो अट्रैक्शन जो है वो कम होता जाता है, तो एनर्जी का रिलीज जो है वो कम होता जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। गॉट इट? ठीक है, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है बच्चों, क्या कि फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा होती है। देखिए आपको क्वेश्चन इस पे आएगा, इस पे कमी आता है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो बहुत ही लेस नेगेटिव या आई शुड से कि पॉजिटिव होती है बिकॉज ऑफ द हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन, राइट? तो जनरली दे शुड आस्क यू ऑक्सीजन सल्फर के बारे में पूछेंगे या फ्लोरीन क्लोरीन के बारे में पूछेंगे। अगर इसके बारे में पूछते हैं तो फास्फोरस की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से। उसका रीजन क्या है? ये एक्सेप्शन है, सुन लीजिए, और इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है? आई होप ऑल ऑफ यू आर राइटिंग, लिखते जाइए। तो देखिए सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा नेगेटिव होगी, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा नेगेटिव होगी, और फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नाइट्रोजन से ज्यादा होगी। उसका रीजन क्या है कि देखो यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन की बात करें तो यहाँ पर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है 2p सबशेल में, है ना? जबकि मैं फास्फोरस सल्फर और क्लोरीन की बात करूं तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो हो रहा है 3p सबशेल में, है ना बच्चों? अब देखिए 2p सबशेल का जो साइज है वो बहुत छोटा है, इट इज वेरी लेस इन साइज, कॉम्पैक्ट साइज है इसका, बहुत छोटा साइज है। तो ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं 2p सबशेल में उनके बीच में बहुत ज्यादा रिपल्जन हो रहा है। तो क्योंकि उनके बीच में रिपल्जन हो रहा है तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो उतना ज्यादा अट्रैक्शन फील नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ ग्रुप थर्ड एलिमेंट की, थर्ड पीरियड के एलिमेंट की, लाइक फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, तो इनका में इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो 3p में ऐड होगा, और
3p का साइज जो होता है बच्चों वो बहुत लार्ज होता है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाएगा। तो क्योंकि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आसानी से थर्ड शेल में ऐड हो जाएगा, तो जो एनर्जी है, जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो जाहिर सी बात है कि 3p जो है वो 2p से बहुत बड़ा है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाएगा, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाएगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि थर्ड पीरियड एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज्यादा नेगेटिव होती है एज कंपैरेटिव टू सेकंड पीरियड एलिमेंट। लेकिन अगर आप इसके बाद आप फॉस्फोरस के नीचे जाएंगे आर्सेनिक पे, या सल्फर के नीचे जाएंगे सेलेनियम में, या क्लोरीन के नीचे जाएंगे ब्रोमीन में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? लेस नेगेटिव होती जाएगी, क्योंकि साइज इतना ज्यादा बढ़ गया तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो याद रखिए एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन आप लोग, हाँ बेटा जल्दी बोलिए। मैम एक बार फिर Yes, से sir. बता दीजिए ना कि वॉइस ब्रेक हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल सूर्यांशी, आई एम जस्ट रिपीटिंग फॉर यू वंस अगेन। प्लीज सूर्यांशी, व्हाट इज हैपनिंग हियर? बच्चा, एज वी नो दैट व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, तो क्योंकि साइज बढ़ता है तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का एडिशन है एटम के अंदर, है ना, वो लेस मतलब बहुत डिफिकल्टी से होता है, क्योंकि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। अब तुम खुद सोचो ना सूर्यांशी कि सेकंड पीरियड का साइज इतना है, थर्ड पीरियड में जा रहे हैं तो साइज इतना बढ़ गया, फोर्थ पीरियड में और बड़ा हो गया। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस का, ये डिस्टेंस सिर्फ इतना है, लेकिन यहाँ पर तो डिस्टेंस इतना बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस और बड़ा हो जाएगा, है ना बेटा। तो डिस्टेंस क्योंकि बढ़ता जा रहा है तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है, न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को का अट्रैक्शन जो से कम होता जाएगा सूर्यांशी। जितनी दूरी होगी उतना अट्रैक्शन कम होगा क्या सूर्यांशी, है ना बेटा। यस मैम। हाँ, तो क्योंकि अट्रैक्शन कम होता जा रहा है तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी कम ही होगी, है ना, क्योंकि जितना लेस अट्रैक्शन है उतनी लेस एनर्जी रिलीज हो रही है। मतलब हम कह सकते हैं ना सूर्यांशी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव, है ना सूर्यांशी। यस मैम। तो जब नाइट्रोजन से फास्फोरस पे आते हैं, या ऑक्सीजन से सल्फर पे आते हैं, या फ्लोरीन से क्लोरीन पे आते हैं, तो यहाँ पर भी यही होना चाहिए कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होनी चाहिए फ्लोरीन से, सल्फर की भी लेस नेगेटिव होनी चाहिए ऑक्सीजन से, फास्फोरस की लेस नेगेटिव होनी चाहिए नाइट्रोजन से। बट ऐसा नहीं होता, यहाँ एक्सेप्शन है। यहाँ पर माना कि क्लोरीन का साइज बड़ा है फ्लोरीन से, सल्फर का साइज बड़ा है ऑक्सीजन से, फास्फोरस का साइज बड़ा है नाइट्रोजन से, बट इसके बावजूद भी इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो सेकंड पीरियड के एलिमेंट से ज्यादा होती है। उसका रीजन मैंने अभी आपको बताया ना कि जो सेकंड पीरियड में जो एलिमेंट है उनमें जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो 2p में ऐड होता है, 2p शेल में ऐड होता है। और सूर्यांशी होता क्या है कि 2p का साइज बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है। तो जो उसमें इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, है ना, जैसे नाइट्रोजन में 2p में 3 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, ऑक्सीजन में 4 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, फ्लोरीन में 5 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, और पता है सूर्यांशी साइज इतना छोटा है 2p का कि ऑलरेडी फंस कर बैठे हैं। अब जब यहाँ पर जब 6 इलेक्ट्रॉन ऐड होने आएगा, या 5th इलेक्ट्रॉन ऐड होने आएगा, या 4th इलेक्ट्रॉन ऐड होने आएगा, तो ये जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बैठे हैं ना 2p में फंस के, वो उसको परमिट नहीं करेंगे, उसको रिपल्शन से उसको भगाएंगे। तो जब आसानी से वो ऐड नहीं होगा इलेक्ट्रॉन, है ना, तो क्या होगा, एनर्जी कम रिलीज होगी। गॉट इट। तो इसलिए यही रीजन है कि यहाँ पर क्या होता है, फास्फोरस सल्फर क्लोरीन में 3p इनका साइज बड़ा होता है, 3p बड़ा होता है, तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर बैठे होते हैं। तो जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ऐड होने आता है तो ये परेशान नहीं करते, कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं लगाते उनके ऊपर। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है बेटा वो 3p में आसानी से ऐड हो जाता है, और यही रीजन है कि फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होती है। क्या बात समझ में आती है बच्चों? यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो एक बात, मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, एलिमेंट्री स्टेट। हाँ बेटा बोलो। मैम इलेक्ट्रॉन गन एंथैल्पी एक बार पीरियड की और बता दीजिए। किसमें बता दूं बेटा? अलोंग द पीरियड डिक्रीज होगी ना? हाँ बिल्कुल इंक्रीज होगी ना साक्षी, साइज छोटा होता जा रहा है ना बेटा, है ना। तो डिस्टेंस क्या होगा? हाँ चलो लेट अस टॉक अबाउट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बस तो एक बात ध्यान रखो, प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज विद द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स एंड एलिमेंट्री स्टेट। हाइड्राइड के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को एलिमेंट्री स्टेट से मत मिला देना, जो आप हमेशा मिला देते हो। देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो याद रखना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे जाने में हमेशा बढ़ता है। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, है ना, हमेशा मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से
क्या होता है, वेंडरवॉल फोर्सेस बढ़ते हैं और वेंडरवॉल फोर्सेस के बढ़ने से, थैंक यू, वेंडरवॉल की फोर्सेस के बढ़ने से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो याद रखो, ये याद रखना है बस आपको। एक मेल्टिंग पॉइंट में एक आपका एक्सेप्शन है जो कभी नहीं पूछेगी सीरियसली, क्योंकि जनरली बॉइलिंग पॉइंट के बारे में ही पूछते हैं, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में नहीं पूछा जाता। बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है तो आ सकता है। तो मैं रिपीट कर रही हूँ, सुनो मेरी बात अच्छे से, ध्यान से लिखते जाओ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम, पोलोनियम, है ना। यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बच्चों सुनो मेरी बात, ऊपर से जाने में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ेगा क्योंकि वेंडरवॉल फोर्सेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो वेंडरवॉल फोर्सेस बढ़ रहे हैं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात हो सकती है कि मेल्टिंग पॉइंट पे यहाँ थोड़ा सा आपको सोच सुनना है ग्रुप 15 के बारे में। वो क्या बेटा, कि ग्रुप 15 में ऑफकोर्स नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है क्योंकि मोलार मास बढ़ रहा है। लेकिन जैसे मैं आर्सेनिक से बिस्मथ की तरफ नीचे आती हूँ, है ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि आर्सेनिक का सबसे ज्यादा हो जाता है और एंटीमनी बिस्मथ का आर्सेनिक से कम हो जाता है ना। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है बेटा कि यहाँ पर एंटीमनी और बिस्मथ में इनर्ट पेरिफेर के कारण ये 5 बॉन्ड नहीं बना पाते, केवल 3 ही बॉन्ड बनाते हैं, है ना। जो एनसीईआरटी में लिखा है कि केवल 3 ही बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए इनको मेल्ट करना आसान हो जाता है और इसलिए यहाँ पर एक आपको एक्सेप्शन मिलता है ग्रुप 15 के मेल्टिंग पॉइंट का। गॉट इट? क्या मैं फिर से रिपीट करूं, मैं आपको फिर समझा रही हूँ। देखिए, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से जाने में बढ़ता ही बढ़ता है क्योंकि वेंडरवॉल फोर्सेस बढ़ते हैं। बस एक एक्सेप्शन है ग्रुप 15 के मेल्टिंग पॉइंट पे, वो ये है बच्चों कि आर्सेनिक तक तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है लेकिन एंटीमनी बिस्मथ का आर्सेनिक से कम हो जाता है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। मतलब सबसे ज्यादा आर्सेनिक का होता है, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मथ, फिर फॉस्फोरस, फिर नाइट्रोजन। बात समझ में आ गई? कोई डाउट यहाँ पर? आगे बढ़ जाऊं मैं? मैम बॉइलिंग पॉइंट में भी था ना एक एक्सेप्शन। देखो एक्चुअली क्या होता है ना मयंक भाई, कि बिस्मथ में वो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण वो एंटीमनी से उसको कम कर, जैसे यहाँ पर भी तुम देख रहे हो ना, मैंने बिस्मथ को पीछे लिखा है, एंटीमनी को आगे लिखा है ना हाँ मयंक भाई? मैम, हाँ बस वही होता है, लेकिन वो इतना डेप्थ में तुमसे पूछेंगे नहीं, पता है। बट तुम्हें ये हाँ। ध्यान रखना कि लास्ट वाले जो एलिमेंट है इनका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोर्स उससे कम हो जाएगा सेकंड लास्ट से। क्यों कम हो जाता है? मैम। बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो हाँ, मैम यस ये मयंक बाकियों बोलो में क्यों प्लीज। नहीं लग रहे ये वाला मेल्टिंग पॉइंट का ये वो देखो, मैं कंसेप्ट? फिर तुमसे बोलूंगी, ये सारी एक्सपेरिमेंट वाली चीज है भाई, तुम्हें समझ में आया? पहले ही एक्सपेरिमेंट करते हैं फिर कुछ भी लॉजिक थोप देते हैं और अपन को पढ़ना पड़ता है बेटा। गॉट इट? हाँ मैम। है ना मयंक? हाँ, ये सूर्यांशी, टेल मी व्हाट इज द डाउट? मैम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आपने कहा था फास्फोरस की नाइट्रोजन से ज्यादा है ना, और हाँ बेटा। आर्स और फास्फोरस और आर्सेनिक में फास्फोरस की ज्यादा है कि आर्सेनिक? बच्चा आप बताइए, आप देखिए साइज एकदम बढ़ गया ना। देखिए क्या होना चाहिए ऊपर से जाने में, क्या होना चाहिए मुझे बताओ सूर्यांशी। मतलब आपने पढ़ के ही रखा, मैंने कहा था चैप्टर पढ़ के रखना। ऊपर से जाने में लेस नेगेटिव होता है क्योंकि साइज बढ़ता है। तो मैं 10 बार बोल चुकी हूँ कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, अट्रैक्शन कम होगा तो लेस एनर्जी रिलीज होगी ना, तो लेस नेगेटिव होती जाएगी। तो जाहिर सी बात है आर्सेनिक का साइज एकदम बढ़ जाता है फास्फोरस से, है ना यस मैम। है ना सूर्यांश? हाँ, तो इसलिए मैंने आपसे बोला कि ये एक्सेप्शन है। हालांकि आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, सल्फर की कम होनी चाहिए बट ज्यादा होती है, क्लोरीन की कम होनी चाहिए बट ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ वेरी वेरी, आप जानते हैं ना एनोमलस बिहेवियर ऑफ मतलब दिस एलिमेंट। जो पहला एलिमेंट होता है अपने ग्रुप का, वो उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट वेरी वेरी स्मॉल साइज उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है थोड़ी डिफरेंट होती है ना सूर्यांशी? मैम मैम तो मतलब मैम फास्फोरस ज्यादा हो जाएगा ना पूरे ग्रुप में? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने सूर्यांशी। ये यस मैम। साक्षी, साक्षी मैम अभी आप लास्ट पीरियड का कुछ बोले थे ना कि बिस्मिथ और पोलोनियम और ये जो आयोडीन का ज्यादा होगा, क्या हाँ बोले थे आप अभी? हाँ नहीं, मैंने ये बोला कि जैसे अभी मयंक ने कहा कि मैम यहाँ पर एंटीमनी पहले लिखा है, बिस्मिथ आपने बाद में लिखा है, तो मैंने वही कहा कि बिस्मिथ में क्या होता है ना कि बिल्कुल ही टेंडेंसी होती ही नहीं है 5 बॉन्ड बनाने की। तो हमेशा लास्ट के जो 3 एलिमेंट्स होंगे ना उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से, अपने ऊपर से वाले से हमेशा कम ही होता है ना? ठीक है मैम, ठीक है मैम। सभी में ऐसा होगा बेटा। हाँ, इसलिए मैं कह रही हूँ हर पॉइंट लिखते जाओ, भले ही मुझे रिपीट करना पड़े, भले ही आधा चैप्टर मुझे, मैं तो चाह रही हूँ आज पूरा चैप्टर पढ़ा दूं कुछ भी करके, बट आपकी इतनी क्या ग्रास्पिंग पावर होनी चाहिए कि आप इतनी देर तक पढ़ पाए। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट हम आगे बात कर रहे थे किसकी, रिएक्टिविटी की। तो बात करते हैं रिएक्टिविटी की। तो बच्चों एक जनरल ट्रेंड जो मैं रिएक्टिविटी का बताऊंगी हर ग्रुप के लिए, है ना, वो ये होता है कि रिएक्टिविटी हमेशा ऊपर से जाने में क्या होती है, कम होती जाती है। नाइट्रोजन से फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, है ना, या में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम। मतलब क्यों कम हो रही है रिएक्टिविटी, क्यों कम हो रही हो?
उसका रीजन ये है कि वैंडरवाल्स फोर्सेस बढ़ रहे हैं यार। रिएक्टिविटी क्या होता है, कौन आसानी से रिएक्ट करेगा? तो होता क्या है कि जितना हम ऊपर नीचे जाते हैं क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जा रहा है, तो वैंडरवाल्स फोर्सेस बढ़ रहे हैं, तो उनके फोर्सेस को तोड़ना पड़ेगा तभी तो वो रिएक्ट करेंगे ना। तो क्योंकि फोर्सेस बढ़ते जाते हैं तो याद रखिए ऊपर से नीचे जाने में रिएक्टिविटी कम होती जाती है, सॉरी बढ़ती जाती है। बात समझ में आ रहा है? रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है, क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि वैंडरवाल्स फोर्सेस बढ़ते जाते हैं, ठीक है बच्चों, तो उनको तोड़ना टफ होता है। गॉट इट? बात तो समझ में आ रही है? हाँ मैम, डिक्रीज होनी Yes, चाहिए। बेटा। हाँ, मैम क्योंकि आपने वैंडरवाल्स बोला फोर्सेस बढ़ेंगे तो मैम बढ़ रही है कि डिक्रीज हो रही है? मुझे बताओ, वैंडरवाल्स फोर्स बढ़ेंगे तो टूटना कठिन हो जाएगा ना, तो रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होती जाएगी ना। मैम आपने भी इंक्रीज मैम बोल दिया था। आपने इंक्रीज बोला था। सॉरी 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 सॉरी। तो जितने टाइट बॉन्ड होते जाएंगे उनको तोड़ना उतना कठिन होता जाएगा, तो उतने कम रिएक्ट करेंगे, आई शुड से, है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि रिएक्टिविटी कम होती जाती है, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन ये है बच्चों कि आप देखो कि फास्फोरस की रिएक्टिविटी नाइट्रोजन से क्या होनी चाहिए, कम होनी की ज्यादा होनी चाहिए? उसका उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो उसकी ज्यादा होनी चाहिए, है ना, रिएक्टिविटी। लेकिन होता क्या है बेटा कि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही कठिन है ना। तो इसलिए नाइट्रोजन जो है वो इवन लेस रिएक्टिव होता है फास्फोरस से, क्योंकि तीन बॉन्ड, एक बॉन्ड को तोड़ने में इतनी कठिनाई होती है, तो तीन बॉन्ड को तोड़ने में कितना टफ होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है। तो सारे ग्रुप में हम ये देख रहे हैं कि रिएक्टिविटी जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि वैंडरवाल्स फोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं। मैं फिर बोल रही हूँ, अगर मेरी टंग स्लिप हुई है तो मैं फिर बोल रही हूँ कि हम ऊपर से जाते हैं तो वैंडरवाल्स फोर्सेस बढ़ते जाते हैं, तो रिएक्टिविटी कम होती जाती है। तो फास्फोरस को ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए ना नाइट्रोजन से, बोलो हाँ कि ना बच्चों, प्लीज बोलो, होना Yes, चाहिए ma'am. कि नहीं होना चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं होता, ये एक्सेप्शन सिर्फ एक ही है जो हमें पढ़ना है रिएक्टिविटी में, वो ये कि नाइट्रोजन जो है फास्फोरस से भी लेस रिएक्टिव हो जाता है बिकॉज ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस तीन बॉन्ड एज कंपैरेटिव टू फोर बॉन्ड इन फास्फोरस। बोलो, क्योंकि ये फोर सिंगल बॉन्ड है ना, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्ड है, तो यह तीन बॉन्ड को तोड़ना टफ हो जाता है। क्या बात समझ में आती है हमारे? तो मैम ऑर्डर एक बार लिख दीजिए हाँ, इसका। मैं बिल्कुल लिख देती हूँ बेटा, लिखो, इसको लिख लो, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, बट द रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन, हाँ बेटा, हम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। अयो, लिखो, रिएक्टिविटी decreases down the group, reactivity decreases down the group due to increase in van der Waals forces, है ना। Yes, ma'am. but nitrogen is even less reactive than phosphorus due to the presence of triple bond। तो मयंक, सबसे कम रिएक्टिविटी, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कौन होगी मयंक? फास्फोरस की होगी क्या मयंक? बोल लो यस मैम। मयंक, Yes, यस मैम। मैम इसमें कम ठीक क्यों है दिखाई है आपने ऑर्डर में? तुम पढ़ खाओगे। सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव है मयंक, जल्दी बताओ। एंटीमनी, है ना, ठीक है, सबसे ज्यादा, इसकी सबसे कम रिएक्टिविटी है, बोलो हाँ के ना। इसके बाद किसकी कम रिएक्टिव? अब ठीक है मयंक, अब ठीक है। अब इसके बाद कौन आएगा? आर्सेनिक। अब इसके बाद कौन आएगा? नाइट्रोजन। और सबसे कम कौन होगा? फास्फोरस। अब ठीक है, बोलो। yes, हाँ ma'am. ठीक है मैम। ठीक है ना, तो मतलब फास्फोरस सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। फास्फोरस सबसे मैम, ज्यादा रिएक्टिव क्यों? मुझे सबसे ज्यादा रिएक्टिव फास्फोरस होगा। देखो, एंटीमनी बिस्मथ सब में क्या आता जा रहा है, सब में मोलार मास बढ़ता जा रहा है, तो वैन डेर वाल्स फोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं, तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है? कम होती जा रही है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है वो फास्फोरस रिएक्टिव है पूरे ग्रुप में, है ना। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव फास्फोरस क्यों है, मुझे कोई बताएगा? देखो, आर्सेनिक मैम एंटीमनी डी बिस्मथ जो ऑर्बिटल है, भी है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फास्फोरस की जो वैन डेर वाल्स फोर्सेस है वो आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ से तो कम है ना, बोलो हाँ के ना। तो वो इन तीनों से ज्यादा रिएक्टिव होगा, है ना मयंक? बोलो। हाँ मैम, यस मैम। वैन डेर वाल्स फोर्सेस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ तो फास्फोरस से ज्यादा है ना मयंक, तो उनको तोड़ना टफ है। फास्फोरस को वैन डेर वाल्स फोर्स को तोड़ना आसान है, बोलो हाँ के ना।
हाँ मयंक इधर देखो, जैसे ये फास्फोरस के 4 यूनिट है ना। अब देखो यहाँ पर जो है मैं ये बोल रही हूँ कि वैन डर वाल्स फोर्सेस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं ये बात करूं आर्सेनिक का, तो आर्सेनिक के जो वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगे ना मयंक, एक मिनट देखो, ये आर्सेनिक के जो वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगे मयंक, वो तुम्हारे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे किससे, किससे मयंक, फास्फोरस से, क्योंकि फास्फोरस मोलार से। मास ज्यादा है। हाँ बेटा, तो इसको तोड़ना बहुत बेहद कठिन है, और इससे भी ज्यादा कठिन होगा एंटीमनी का, क्योंकि और वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ जाएंगे, बिस्मिथ में और वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ जाएंगे, है ना। तो क्या हो रहा है ना, बिस्मिथ की हम बातें ना करेंगे, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर है तो उसको छोड़ ही दो। तो हम ये देख रहे हैं कि ये वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं ऊपर से जाने में, ठीक है ना। तो वैन डर वाल्स फोर्सेस क्योंकि बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको तोड़ना टफ है, तो रिएक्टिविटी जो है वो कम होती जा रही है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए नाइट्रोजन, क्योंकि उसके वैन डर वाल्स फोर्सेस सबसे कम है, बहुत ही कम है। लेकिन द थिंग इज दैट वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, बाकी सब सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। तो क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की बीडी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी जो मैम है लेकिन वो अपन तो इसमें वो वैन डर वाल देख रहे हैं ना, तो अपन को ट्रिपल बॉन्ड से क्या मतलब है? लेकिन तुम अगर तुम रिएक्ट करवाओगे तो इनको एटॉमिक फॉर्म में भी तो तोड़ना पड़ेगा ना। मैं तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, बट तुम्हें एटॉमिक फॉर्म में भी तुमको तोड़ना पड़ेगा ना। मैं तो नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस की तरह काम करती है, अगर तुम्हें पता हो तो, है ना। अब तुम्हें यह जानकर बहुत ही हाँ अच्छा मैम। होगा कि यहाँ पर सल्फर में 8 बॉन्ड है और ऑक्सीजन में भी डबल बॉन्ड है, तो होना तो ये चाहिए। लेकिन यहाँ पर तुम ये मानो कि ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है एज कम्पेयर टू सल्फर के बॉन्ड को तोड़ना। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि केवल जो एक्सेप्शन है वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नहीं है। मैं बात समझ रही है, ओके ऑक्सीजन मैम। ज्यादा हाँ रिएक्टिव होगा सल्फर से, सुन लो, ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्टिव होगा सल्फर से, बट एक्सेप्शन क्या है, केवल नाइट्रोजन फॉस्फोरस में ही है। फॉस्फोरस विल बी मोर रिएक्टिव एज कंपेरेटिव टू नाइट्रोजन। बात समझ में आ गई, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इन नाइट्रोजन, ठीक है। इज इट ओके? यस मैम। मैम हाँ बेटा बोलो जल्दी। मैम तो सल्फर इसलिए ज्यादा मतलब लेस रिएक्टिव है कि उसका देखो मतलब मोलार साक्षी, मास अभी ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल सब में यही बेटा, सब में यही जा रहा है कि ऊपर से जाने में मोलार मास बढ़ रहा है, तो वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ रहे हैं, तो रिएक्टिविटी कम हो रही है। सब में यही है, बस एक ही एक्सेप्शन है। इतना टिपिकल कठिन मत बनाओ पढ़ाई को यार, जो मैं बता रही हूँ पॉइंट लिखते जाओ। मैंने कहा ऊपर से जाने में रिएक्टिविटी कम हो रही है क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ रहे हैं, होगी बात खत्म। एक्सेप्शन एक ही है कि फॉस्फोरस जो है वो नाइट्रोजन से भी क्या है, मोर रिएक्टिव है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इन नाइट्रोजन। एक ही एक्सेप्शन है सारे ग्रुप में, तो वो पढ़ लो ना, लिख लो ना उसको। बात समझ में आ गई? लिख लिया हमने? Yes, ये हाँ बेटा बोलो। ये तो डिक्रीज मैम होती है पलक बस। वेटिंग रूम में। ये पलक लेकिन ये तो थी अंदर, अब बाहर कैसे चलेगी? चलो ठीक है, कर लिया एडमिट, थैंक यू अल्फिया। चलिए, इज इट ओके नाउ? मैं आगे बढ़ जाऊं? रिएक्टिविटी में किसी को डाउट तो नहीं है? अगर चाहो तो फिर से रिपीट कर सकती हूँ, फिर से रिपीट तो नहीं करना। रिएक्टिविटी कम होती नहीं मैं मैम। फिर से, रिएक्टिविटी कम होती जा रही है क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि मोलार मास बढ़ रहा है। बस एक ही एक्सेप्शन है नाइट्रोजन फॉस्फोरस में, फॉस्फोरस इज मोर रिएक्टिव देन नाइट्रोजन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इन नाइट्रोजन। इज इट ओके चिल्ड्रन? आगे बढ़ जाऊं मैं? यस मैम। yes, ma'am. लेट अस टॉक अबाउट द कैटिनेशन। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? कैटिनेशन भैया सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। तो जितना छोटा एटम होगा उतना आसानी से वो सेल्फ लिंक करेगा, है ना, और उतनी ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी होगी। तो हम ये मानते हैं कि डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी कम होती जाती है। बोल लो यस मैम। क्यों कम होती जाएगी भैया? साइज बढ़ता जा रहा है ना। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होगी भाई? साइज बढ़ेगा तो उनकी आपस का जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा, और बॉन्ड वीक होगा तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी कम शो करेगा। अब जैसे कि हमें कार्बन और सिलिकॉन, हम बचपन से पढ़ते जा रहे हैं कि कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, सिलिकॉन नहीं करता। ये साइज बढ़ा है, साइज बढ़ा है तो बीडी क्या होगी? बहुत ही कम होगी, फटाफट टूट जाएगा, स्टेबल ही नहीं है, तो क्या क्या कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करेगा? 4 से जोड़ेगा और टूट जाएगा। बात समझ में आती है? तो कहने मैम का फिर से मतलब ज्वाइन catenation- करना है ना? हाँ बिल्कुल करना है बाबा, बिल्कुल करना है। तो कैटिनेशन के लिए क्या जरूरी है हमारे लिए बच्चों? छोटा साइज। छोटा साइज होगा तो वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करेगा, तो डाउन द ग्रुप कैटिनेशन प्रॉपर्टी कम होती जाती है। लेकिन 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 माय डियर चिल्ड्रन, यहाँ पर अगेन एक्सेप्शन है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की बात करूं तो फॉस्फोरस कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा शो करता है कंपेरेटिव नाइट्रोजन। अगर मैं ऑक्सीजन और सल्फर की बात करूं तो सल्फर कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा शो करेगा कंपेरेटिव टू ऑक्सीजन।